मार्च 2001 की बात है। बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच मुंबई में, इस ब्रांच में 137 करोड़ के पे ऑर्डर जमा होते हैं एक फेमस स्टॉक ब्रोकर द्वारा, जो बैंक को अच्छे से जाना जाता है और जिसका ब्रोकिंग और शेयर मार्केट में बहुत ही अच्छा नाम चल रहा है। ये पे ऑर्डर पे पूरा भरोसा है बैंक ऑफ इंडिया को और वो आरबीआई को क्लियरिंग में डाल देता है। नॉर्मल सिस्टम यह है कि 3 दिन तक अगर क्लियरिंग में रिटर्न नहीं आया तो इसका मतलब पेमेंट एक्सेप्टेड। 3 दिन बाद बैंक ऑफ इंडिया इस शेयर ब्रोकर के अकाउंट में 137 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता है। लेकिन 12वें दिन बाद आरबीआई से पे ऑर्डर वापस आ जाते हैं कि ये बैंक ने रिटर्न कर दिए हैं, जो बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। लेकिन अब सोल्यूशन कुछ नहीं बचा है सिवाय इसके कि कस्टमर को बोला जाए आप ये पैसे वापस करो। 7 करोड़ रुपया ही ये फेमस शेयर ब्रोकर यहाँ पे वापस कर पाता है और केस चला जाता है सीबीआई में। ये है इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम। हर्षद मेहता जो गुरु थे वो गुड़ थे, तो यहाँ शक्कर निकले उनके चेले केतन पारेख। हाय एवरीवन, वेलकम टू iExamBee फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और इस बार हम बात कर रहे हैं ऐसे स्कैम की जिसमें फिर से एक बार बैंकिंग सिस्टम का खूब तरीके से इस्तेमाल किया गया। आप समझोगे पे ऑर्डर किस तरीके से यूज किए केतन पारेख ने, जैसे उनके गुरु हर्षद मेहता ने किए थे रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। मोर इम्पोर्टेंटली आप समझ पाओगे पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी क्या होती है और सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होती है और आरबीआई ने क्या एक्शन लिए इसमें। बैंकिंग सिस्टम जो डीप घुसा हुआ था, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, क्यों बैंक का लाइसेंस तक कैंसिल करना पड़ा। शुरुआत करते हैं शुरुआत से। केतन पारेख जाने माने स्टॉक ब्रोकर थे, उनकी फैमिली का बिजनेस था स्टॉक ब्रोकिंग, काफी स्टेब्लिश्ड थे उस मार्केट में और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया 1990 की शुरुआत में। जब हर्षद मेहता चला रहे थे ग्रो मोर इन्वेस्टमेंट, तो इनको अपना गुरु मान के केतन पारेख ने भी ज्वाइन कर लिया। डेफिनेटली उनके साथ कुछ टिप्स सीखी होंगी। इन्होंने बहुत ही केयरफुली इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए 40,000 करोड़ के स्कैम की स्क्रिप्ट लिखी थी। उनका ये मानना था उन्होंने तो शेयर मार्केट को कंट्रोल करके पैसा कमाया है। उस समय जो इन्वेस्टर्स थे मार्केट में, स्पेशली कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड देन फॉलोड बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स, वो K10 जिन 10 स्टॉक्स में केतन पारेख इन्वेस्ट करते थे उनको बोलते थे K10 स्टॉक्स। वो लोग केतन पारेख को स्टॉक मार्केट गॉड के रूप में देखते थे और उनके मिडास टच से भयंकर इम्प्रेस थे। और मेरा ये भी मानना है कि अगर वो .com बूम बस्ट नहीं होता तो शायद केतन पारेख का ये स्कैम भी बाहर नहीं निकल के आता। शेयर मार्केट का फायदा उठाने के लिए इन्होंने टिपिकल सर्कुलर ट्रेडिंग एंड पंप एंड डंप का इस्तेमाल किया। फिर से मैं आपको समझाता हूँ सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होती है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। केतन पारेख यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। अगर थोड़ा डिफरेंस देखेंगे, हर्षद मेहता की स्ट्रेटेजी थी रिटेल इन्वेस्टर्स का फायदा उठा रहे थे। इन्होंने सोचा अगर पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आप में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड, बैंक या ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बल्क में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होता है, वो क्वांटम बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, उनके इन्वेस्ट करने से शेयर प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि एकदम से डिमांड आएगी मार्केट में। इनके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी तो हो ही हो, लेकिन साथ में उसमें लिक्विडिटी कैसे पता लगेगी, कौन सा शेयर बार बार मार्केट में खरीदा या बेचा जा रहा है जिसमें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसमें लिक्विडिटी है। केतन पारेख ने सर्कुलर ट्रेडिंग के लिए अपना एक ग्रुप बनाया। 20-25 अपनी कंपनीज में इनके अच्छे कनेक्ट से। ये ग्रुप कैसे सर्कुलर ट्रेडिंग में काम करता है समझ लीजिए। अपने ही कुछ लोग मिलजुल के एक शेयर को बार बार खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं और एक सर्कल बना के, मानो शाह ने मोदी को बेचे, मोदी ने राजनाथ को बेचे, राजनाथ ने निर्मला को बेचे, निर्मला ने पीयूष को बेचे, पीयूष ने जय को बेचे, जय ने फिर से शाह को बेच दिए और इस तरीके से घुमा रहे हैं। आपस में भी घुमा सकते हैं। खूब सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो शेयर्स में लिक्विडिटी नजर आती है। पंप एंड डंप की स्कीम आप जानते हैं, थोड़ा सा पैसा अपना लगाया और थोड़ा सा फिर दूसरों से लगवाया। जितना आप शेयर को खरीदते जाएंगे उतने उस शेयर की मार्केट में डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। पैसा लगा के आपने, पैसा पंप करके आपने शेयर मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ा दी तो उसके प्राइस बढ़ गए और जब प्राइस बढ़ गए तो आपने धीरे धीरे अपने शेयर डंप करने शुरू कर दिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट लिख रहे थे, एक बार में नहीं बेचते थे।
धीरे 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 करके ही अपने शेयर्स बड़े तरीके से निकालते थे। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, उनका तो मानना यह था मैंने शेयर मार्केट को कंट्रोल करके पैसा कमाया, और ये अपनी परफॉर्मेंस के पीक पे आ रहे थे 90 के आखिरी दशक में। और वो समय था जब स्टॉक जैसे कि टेलीकॉम, आईटी, ऑल टेक्नोलॉजी कंपनी, कम्युनिकेशन, मीडिया में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था मार्केट को। इन कंपनीज के शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। छोटी छोटी आईटी कंपनीज के शेयर से ले लेते थे, और उसमें ग्लोबल लेवल पे आईटी कंपनीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही थी। ये .com बूम का पीरियड था यूएसए में एकदम हाई लेवल पे, और इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा था। केतन पारेख ने एक और स्ट्रेटेजिक काम किया कि वो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे थे, जहाँ पे नियम कानून उतने सख्त नहीं थे। उनके लिए ज्यादा आसान था प्राइस को मैनिपुलेट करना। शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए आपको चाहिए होता है पैसा। यहाँ पर उनका जो स्कैम था, जो बैंक के पे ऑर्डर का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वो समझ गए कि अगर वो बैंकिंग सिस्टम में अपना इन्फ्लुएंस ला सकते हैं तो उन्हें बैंकों से पैसा मिल जाएगा, और उस पैसे को आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे, और ज्यादा पंप करोगे तो ज्यादा शेयर प्राइस बढ़ेंगे। उन्होंने यूज किया पे ऑर्डर का। यहाँ पे रेडी फॉरवर्ड यूज किया था हर्षद मेहता ने, और इन्होंने क्या यूज किया? पे ऑर्डर। पे ऑर्डर एक तरीके का चेक होता है, इसको हम बोलते हैं बैंकर्स चेक। जैसे मैं अगर आपको चेक काट के देता हूं तो मेरा इशू किया हुआ चेक हो गया। आप क्या करोगे? उस चेक को लेके जाओगे अपने बैंक में, अपने अकाउंट में जमा करोगे, आपका बैंक क्लियरिंग हाउस में भेजेगा, और वो मेरे बैंक के पास आएगा पास होने के लिए कि इनके अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, इनके सिग्नेचर सही है कि नहीं है। जब मेरा बैंक उसको अप्रूव कर देगा तब ही पैसा मेरे अकाउंट से डेबिट होगा और क्लियरिंग हाउस के थ्रू आपके पास जाएगा। क्लियरिंग हाउस बड़े सेंटर्स पे आरबीआई चलाया करता है। मुंबई में क्लियरिंग हाउस आरबीआई चलाता है, और इन्होंने अपनी सेटिंग कर रखी थी माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक, एक जो इम्पोर्टेंट था इनके केस में, और दूसरा था ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। इन दोनों बैंकों पे इनका इन्फ्लुएंस कैसे बहुत ज्यादा था कि इन बैंकों के भी इन्होंने बहुत ज्यादा शेयर खरीद रखे थे। मतलब ये इन बैंकों में इन्वेस्टर्स थे, तो डायरेक्टली बैंक के टॉप मैनेजमेंट को, सीईओ को इन्फ्लुएंस कर पाते थे अपने लिए फर्जी पे ऑर्डर इशू कराने के लिए। फर्जी मतलब कोई स्टॉक रख दिए, जो स्टॉक की वैल्यू कम है या ज्यादा है, घटती बढ़ती रहती है, उसके अगेंस्ट पे ऑर्डर इशू करा दिया। अब पे ऑर्डर जब तक घूम के क्लियरिंग हाउस में आएगा बॉम्बे से, और उसमें ये सब इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम नहीं था तभी, तब तक ये शेयर को इन्वेस्ट कर लेते थे, पैसे को, बाजार उठ जाती थी और बैंक को पैसा दे दिया करते थे। लेकिन 2001 तक आते आते .com कंपनी की हालत हो चुकी थी खराब। अब इनकी ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही थी। इन्होंने जिन जिन शेयर्स पे पैसा लगाया, इनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी शेयर प्राइस गिर रहे थे। यहाँ पर केतन पारेख फंस गए जब बैंक ऑफ इंडिया में ये पे ऑर्डर जमा हुए 137 करोड़ के माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक के पास आए। कुछ दिन तक टालम टोली होती रही, फाइनली उनके पास पैसा नहीं था देने के लिए, तो ये पे ऑर्डर वापस कहे गए, और बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख के पैसा ना देने पर सीबीआई में रिपोर्ट कर दिया। आरबीआई, सीबीआई और सेबी, इस तीनों ने मिलकर इस केस की जांच की। और यहाँ पर भी रिपोर्टिंग में सुचिता दलाल इंपॉर्टेंट थी। जब सुचिता दलाल किसी केस के पीछे बढ़ जाती है तो उसको मीडिया हाईलाइट भी मिल जाता है, और इसके पीछे केस तो बड़ा हो ही रहा था। लेकिन फाइनेंस के फील्ड में एक बात मैं आपको बता दूं, जो ट्रस्ट एलिमेंट होता है बहुत बड़ी चीज होता है। द मोमेंट यू लूज ट्रस्ट, सारे लोग आपसे पैसा वापस खींच लेते हैं और आपकी हालत और खराब हो जाती है, चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस केस में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के साथ भी यही हुआ और माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक के साथ भी ये हुआ। माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक तो एक कोऑपरेटिव बैंक था गुजरात बेस्ड, इसका लाइसेंस कैंसिल करते करते तो आरबीआई को 2012 हो गई। लेकिन ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जो हैदराबाद बेस्ड एक प्राइवेट बैंक था, उसके बारे में मैं डिटेल में अलग से कभी कवर करूंगा आरबीआई स्टोरी में। उसके इस तरीके के इन्वेस्टमेंट के चलते 2004 में ही ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को अपने लाइसेंस से हाथ धोना पड़ा। जब सीबीआई ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो सीबीआई की कोर्ट ने केतन पारेख को 2 साल की सजा सुनाई, और उससे पहले सेबी ने इन पर 15 साल तक, यानी कि 2017 तक, 2002 में सेबी ने ऑर्डर निकाला कि 15 साल तक ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी खबरें आई कि ये किन्हीं और कंपनियों के थ्रू मार्केट में एक्टिव थे। 2009 में इस तरीके की न्यूज आई। उनका इन्फ्लुएंस देखिए कि 2001 में सेबी ने ये भी बताया कि उनको और भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस को 12 बिलियन रुपए देने हैं, और माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक को 8.8 बिलियन रुपए देने हैं, और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में भी 2.6 बिलियन बकाया है। स्टॉक मार्केट की स्कैम्स को अगर हम कंपेयर करें तो केतन पारेख स्कैम को देख के समझ में आता है कि केतन पारेख जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर गए, और उन्होंने इतना ज्यादा लेवरेजिंग करने की कोशिश कर ली। उनके जो नेटवर्क थे, उन पर जो कॉन्फिडेंस था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वो चाहे इन्वेस्टर्स हो, वो चाहे बैंकर्स हो,
उसको उन्होंने ओवर लेवरेज कर लिया और बीच में आ गया .com क्राइसिस, जिसमें इस टाइप की कंपनी के शेयर प्राइसेस गिरने लग गए। जहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे थे, किसी के पास भी इतना पैसा नहीं होता है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सके। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हिल जाते हैं। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो द रूल्स। हर क्राइसिस से हर इंस्टीट्यूशन सीखता है। आरबीआई ने भी अपनी प्रोसेस में आरबीआई ने क्लियरिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम किया। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT और बाद में RTGS लाए गए और सेबी ने भी सर्कुलर ट्रेडिंग को रोकने के लिए पंप एंड डंप को और क्लोजली मॉनिटर के लिए लगातार मार्केट में अपनी सर्विलेंस बढ़ाती रही। ऐसी हर एक कहानी से हमें सुनने को मिलता है, हमें समझने को मिलता है सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। द अल्टीमेट एम इज टू डिमिस्टिफाई वर्किंग ऑफ द मार्केट्स एंड वर्किंग ऑफ द रेगुलेटर्स, स्पेसिफिकली सेबी इन केस ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। मैं और ऐसी स्टोरीज लेते हुए आऊंगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। We at iExamBee are here to make your job preparation 50% faster. All the best.